हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्टडी किया है। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ आइसोमेरिज्म, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एट्सेट्रा, हमने उसको जो स्टडी किया। आज का हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज़ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है किस तरह से बनते हैं, कॉम्प्लेक्सेस किस तरह से फॉर्म होते हैं, उसके लिए डिफरेंट थ्योरीज जो है डिसाइड की गई है, जिसमें ध्यान रखिए कि वर्नर वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग फीचर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बट हिज थ्योरी कुड नॉट आंसर बेसिक क्वेश्चंस लाइक व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट possess the remarkable property of forming the coordination compounds। ये आंसर जो है वर्नर की थ्योरी में आपको नहीं मिलेगा। Why the bonds in coordination compounds have directional properties, ये चीज़ भी आपको जो है वर्नर थ्योरी के अंदर जो एक्सप्लेन नहीं मिलेगी। और थर्ड जो पॉइंट है, why coordination compounds have characteristic magnetic and optical properties, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वर्नर की थ्योरी के अंदर जो है नहीं मिलेगी। तो many approaches have been put forth to explain the nature of the bonding in the coordination compounds like valence bond theory, crystal field theory and ligand field theory। valence bond theory, crystal field theory, ligand field theory and molecular orbital theory। ये चार थ्योरीज जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए जो है यूज़ की जा सकती है। तो इसमें जो है ध्यान रखना है कि हम सिर्फ यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रीटमेंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसके ऊपर हम जो है सिर्फ फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको शॉर्ट में वीबी थ्योरी कहेंगे। वीबी स्टैंड्स फॉर वैलेंस बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन हम जो एक्सप्लेन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेटल एटम or ion under the influence of ligands can use n-1d ns np, है ना। यहाँ पर जो ध्यान रखिए 3 ऑर्बिटल n-1d ns np ऑर्बिटल्स, ये जो यहाँ पर जो ऑर्बिटल का सेट हो गया कि यहाँ पर जो है इनर ऑर्बिटल जो है डी ऑर्बिटल यूज़ करेगा n-1d, जिसको हम पेनल्टीमेट ऑर्बिटल कहेंगे। तो इनर डी ऑर्बिटल आप इसको कह सकते हो। तो n-1d ऑर्बिटल, ns ऑर्बिटल और np ऑर्बिटल जो है ये मेटल एटम या आयन जो है बॉन्डिंग के लिए जो है यूज़ करेगा इन ऑर्बिटल्स को, या फिर ns np और nd ऑर्बिटल्स, ns np एंड nd ऑर्बिटल्स। तो ये दो सेट ऑर्बिटल्स के हमारे पास है। तो यहाँ पर आप देखिए nd ऑर्बिटल, ये आउटर d ऑर्बिटल है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है दो तरह की जो है बॉन्डिंग आपको मिल सकती है, दो टाइप के जो है ऑर्बिटल के सेट्स मिल सकते हैं जो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो है अवेलेबल हो सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो है आपको डिफरेंट सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल जो है मिलेंगे, जिसको आप जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कह सकते हो। इसकी ज्योमेट्री जो है डिफरेंट हो सकती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है डिफरेंट हो सकती है, जिसमें आपको ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और जो है डिफरेंट वेराइटीज़ जो है आपको मिल सकती है। तो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, ये वैरायटी जो है आपको इनके अंदर जो मिलेगी। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 जो है इम्पोर्टेंट है। हम इनके कौन कौन से कॉम्प्लेक्स बनते हैं इन शेप्स पर या इन ज्योमेट्रीज़ पर, वो आगे हम स्टडी करने वाले हैं। इसकी डिटेल जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप देखिए कि आपकी बुक में टेबल नंबर 9.2 दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। टेबल नंबर
9.2। इस टेबल के अंदर क्या दिया हुआ है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप होने के बाद जो है लिगेंड के साथ ओवरलैप होने के बाद जो है डिफरेंट ज्योमेट्रीज जो है फॉर्म करते हैं और उसके ज़रिए से जो है किस तरह के जो है शेप जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो है अराइज होते हैं और किस कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स में कौन से टाइप की ज्योमेट्री या कौन से टाइप की जो है आपको जो है शेप जो है मिलेगी, वो सारी चीज़ें जो है टेबल नंबर 9.2 के अंदर जो है डिस्क्राइब किया गया था। जैसे कि आप देखिए कि पहला कॉलम उसमें दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर है जिसमें है 4, 5, 6 एंड 6। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स दिए हैं। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। तो मैं आपको बस सिंपल जो है उसका एक्सप्लेनेशन कर दूँ। CN यहाँ मैं लिख रहा हूँ जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। तो पहले आप जो है 4 लीजिए तो आपके पास जो है 2 टाइप मिलेगी, एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन और दूसरी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और उसके बाद जो है आप लास्ट कॉलम के अंदर देखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन स्पेस। तो किस तरह की जो है वहाँ पर जो है ज्योमेट्री जो बनती है। तो सिंपली यहाँ पर हम इसको जो है ज्योमेट्री लिख सकते हैं। दिस इज़ नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द स्पेस। तो sp3 पर आपको मिलेगा टेट्राहेड्रल और dsp2 पर आपको मिलेगा स्क्वायर प्लेनार। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपको मिलता है जिसमें 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी और ज्योमेट्री आपको जो है sp3 के लिए टेट्राहेड्रल मिलेगी और dsp2 के लिए जो है आपको स्क्वायर प्लेनर मिलेगी। उसके बाद जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आप देखिए तो इसके अंदर sp3d, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा sp3d और इसकी जो ज्योमेट्री होगी दैट इज़ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इट इज़ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और चौथी जो है तीसरी यहाँ पर आप देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसमें आपको sp3d2 या d2sp3, यहाँ पर जो है आउटर ऑर्बिटल है और यहाँ पर जो है इनर डी ऑर्बिटल है। तो दोनों में जो है आपको सेम ज्योमेट्री मिलेगी दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो है टेबल नंबर 9.2 है जो आपकी बुक में जो है इलस्ट्रेट किया गया। तो यहाँ से आप जो है बहुत आसानी के साथ समझ सकते हो कि किस टाइप की ज्योमेट्री अराइज होती है। अब चलिए यहाँ पर जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के साथ में है ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो है ओवरलैप से, जिसको आप LCAO कहोगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना नहीं है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हमने पीछे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है पूरा डिटेल में स्टडी किया है, इसलिए यहाँ पर जो है उसके कोई भी कंसेप्ट रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। हम सिर्फ यहाँ पर जो है डायरेक्ट देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं या कॉम्प्लेक्स के आयंस हैं उसका फॉर्मेशन जो है किस तरह से होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है और उसमें 6 अमोनिया लिगेंड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से ये कॉम्प्लेक्सेस जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है फॉर्म होते हैं। तो पहला कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास है CONH3 6 3+। फर्स्ट वन इज़ CONH3 6 3+। दिस इज़ हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 आयन है, ये इसका जो है नाम है हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 आयन। ठीक है, तो इट इज़ यूजुअली पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इन दिस द डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स that is hexammine cobalt 3 ion is in which the cobalt is or cobalt ion is in +3 oxidation state and has the electronic configuration 3d6। यहाँ पर जो है आपको कोबाल्ट 3+ आयन, कोबाल्ट 3+ आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी 3d6। अब यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं कि 3d6 के साथ आगे जो है 4s और 4p ऑर्बिटल्स हैं जिसको आप जो है वैकेंट शो कर सकते हो 4s0 एंड 4p0। यहाँ पर जो आप इन ऑर्बिटल्स को जो है वैकेंट जो है शो कर सकते हो। तो दीज आर दी ऑर्बिटल्स ऑफ CO3+ आयन। तो यहाँ पर देखिए 3d 5 ऑर्बिटल्स मैं बना रहा हूँ, उसके बाद ये 4s एंड दिस इज़ 4p। सो दीज आर दी orbitals of CO
3 प्लस आयन, ये इतने ऑर्बिटल्स आपके पास में अवेलेबल है और 3D ऑर्बिटल के अंदर जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम उसकी जो है फिलिंग कर देते हैं। लुक हियर 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। तो इस तरह से ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ध्यान रखिए कि द हाइब्रिडाइजेशन स्कीम इज़ गिवन हियर। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास में इसमें जो होगा वो इनर डी ऑर्बिटल यूज़ होगा बॉन्डिंग के लिए, लेकिन आप देख रहे हो कि सारे ऑर्बिटल जो है ऑक्यूपाइड है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये सारे इसको छोड़कर बाकी के 4 ऑर्बिटल जो है सिंगल है। तो क्या होगा कि इसमें जो है इनर ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आकर इसके साथ पेयरिंग करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आकर इसके साथ पेयरिंग करेगा। तो इस तरह से जो है ये 3D ऑर्बिटल जो है 2 3D ऑर्बिटल जो है वैकेंट होगा और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3 मीन्स यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि 6 अमोनिया लिगेंड है। तो आपके पास जो है टोटल 6 ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए। तो आप देखिए ये जो CO3 प्लस आयन के जो ऑर्बिटल्स हम देखते हैं तो लुक हियर 1 2 3 4 4 ही ऑर्बिटल हमारे पास अवेलेबल है। हमको 2 ऑर्बिटल और चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे? इस इलेक्ट्रॉन को आप इसके साथ पेयर कीजिए और इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ पेयर कीजिए। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर जब मैं D ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन तो पहले से पेयर्ड हैं, उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ पेयर कीजिए और इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ पेयर कीजिए। तो ये यहाँ से आप देखिए कि 2 D ऑर्बिटल जो है अवेलेबल हो गए, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है D2sp3, तो ये दो ऑर्बिटल जो है D के हमारे पास जो है वैकेंट हो गए। ओके, दीज आर द ऑर्बिटल्स ऑफ 3D। उसके बाद जो है एक ऑर्बिटल आएगा 4s का, ठीक है, दिस इज़ 4s। और उसके बाद जो है 3 ऑर्बिटल जो है P के आएंगे, तो ये हो जाएगा 4p। तो इस तरह से सबको मिला लिया जब, तो ये हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो आप देखिए अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है शो करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि आगे जो है आपके पास में CO3 प्लस आयन में टोटल 6 D ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि अब हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद आप देखोगे कि D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमको मिल गए जो कि टोटल 6 नंबर्स में है। उसके बाद जो है आप देखिए कि इनर ऑर्बिटल जो है D ऑर्बिटल यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है और इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो D ऑर्बिटल्स हो गए, जो 3 ऑर्बिटल जो सेपरेट हुए जिसके अंदर आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये जो 3D ऑर्बिटल का एक पार्ट है जो निकला है। उसके बाद जो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स यहाँ पर टोटल 6 हम बनाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो है आपको मिलता है D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ CO3 प्लस। ये जो है D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं CO3 प्लस आयन के। अब क्या होगा कि आप देख रहे हो कि अमोनिया, ये अमोनिया जो है 6 नंबर्स में है, तो हर अमोनिया अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको जो है डोनेट करेगा। दैट मीन्स ईच अमोनिया मॉलिक्यूल विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दोज इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी ग्रेजुअली फिल्ड इनटू दिस वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो आप देखिए यहाँ पर जो 6 पेयर जो अमोनिया के मिलेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय NH3। तो देखिए पहले अमोनिया का 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे अमोनिया का 2 इलेक्ट्रॉन, 3rd 4th 5th एंड 6th। तो इस तरह से हर अमोनिया का 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर वो हर वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा जो D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल CO3 प्लस आयन का है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स मिलता है, इस कॉम्प्लेक्स के हिसाब से आपको यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है CO3 प्लस आयन के हैं। ओके, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमने निकाले हैं जो कि 3D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन आपको टोटल 12 नंबर्स में दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो आपको यहाँ से जो है 6 अमोनिया से मिलते हैं। दैट मीन्स 1 अमोनिया मल्टीप्लाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर अमोनिया से जो है 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इस तरह से 6 अमोनिया से 12 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ध्यान रखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये CO3 प्लस के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए ये सब के सब जो है
अमोनिया मॉलिक्यूल से आए हैं। अमोनिया मॉलिक्यूल अपने जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डोनेट करेगा किसको, CO3 प्लस आयन को, और इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनेगा CONH3 3 प्लस आयन। तो 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 फ्रॉम ईच अमोनिया मॉलिक्यूल occupy the 6 hybrid orbitals, and thus the complex has octahedral geometry and is diamagnetic because of the absence of unpaired electron। अब आप यहाँ पर पूरे इसमें देखिए कहीं पर भी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखता है CONH3 3 प्लस आयन, ये जो है डायमैग्नेटिक नेचर का होगा और इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल होगी, जैसा कि अभी हमने देखा था D2sp3 हाइब्रिडेशन में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो देखिए ये कोबाल्ट हो गया, उसके बाद जो है 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इसके साथ में अटैच होंगे लाइक दिस। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, देखिए इस तरह से लाइक दिस। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड इट इज डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड नहीं है। और यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स द इनर डी ऑर्बिटल इज यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन इन द कॉम्प्लेक्स CONH3 3 प्लस आयन। इट इज़ कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। इट इज़ कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर जो है आपको n-1 d ऑर्बिटल मिलेगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो है फिलिंग हो रही है। तो आप यहाँ पर देखिए ये 2 ऑर्बिटल जो है ये इनर d ऑर्बिटल से हैं, इसलिए हम इसको इनर, ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स हम जो है नाम देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको ये जो है बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल और द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स CONH3 3 प्लस आयन के अंदर जो है मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर जो है बहुत आसानी के साथ समझ सकते हो। चलिए अब हम दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन देखेंगे जो कि कोबाल्ट का ही है, लेकिन इसके अंदर जो है लिगेंड जो होगा वो फ्लोरीन होगा। तो हमको जो है कॉम्प्लेक्स मिलता है COF6 3 माइनस। सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है COF6 या सिंपली आप इसको इस तरह से लिख दीजिए COF6 3 माइनस। ये कॉम्प्लेक्स आयन जो हमको फॉर्म करना है। तो फिर से आप देखिए कि इसके अंदर जो है कोबाल्ट जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपको फिर से यहाँ पर जो मिलेगा CO3 प्लस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ 3d6। तो 3d6 4s0 4p0। तो यहाँ पर जो है आपको कंडीशन मिलती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसके जो है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है शो करते हैं। तो देखिए कोबाल्ट 3 प्लस के ये 3d ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5 और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हमको जो है फिल करना है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद जो है 4s में कुछ नहीं, 4p ऑर्बिटल के अंदर भी कुछ नहीं, ये वैकेंट ऑर्बिटल्स है। तो ये आपको मिलता है 3d6 4s0 4p0। अब यहाँ पर जो है ख़ास तौर से जो है एक बात जो है ध्यान रखना है कि फ्लोरीन जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा आउटर ऑर्बिटल जो है यूज़ करेगा। तो फ्लोरीन जो है ये आउटर डी ऑर्बिटल जो है यूज़ करके यहाँ पर जो है अब आपको देगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब यहाँ पर जो है ये डी ऑर्बिटल तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर जो है अगला जो है 4d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 दिस इज़ 4d0। तो यहाँ से जो है 2 ऑर्बिटल जो है यूज़ करेगा। तो आउटर डी ऑर्बिटल ये यहाँ से यूटिलाइज़ करने वाला है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि ये आउटर कॉम्प्लेक्स है और इसको जो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी जो है कह सकते हो, जैसा कि हमने अभी इसके पहले जो है कोबाल्ट NH3 3 प्लस को हमने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कोबाल्ट का ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है COF6 3 माइनस, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही होगा, लेकिन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बजाय ये हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करेगा sp3d2। तो यहाँ पर जब ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करेगा तो आपको ये बात जो है वाज़े तौर पे जो है समझ में आ जाएगी कि किस तरह से इसको हम देखेंगे। तो आप देखिए ये 4s ऑर्बिटल है, ये 4p ऑर्बिटल है और 4d ऑर्बिटल है। हमको चाहिए एक s ऑर्बिटल, देखिए ये एक s ऑर्बिटल
फिर उसके बाद जो है p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल, तो 6 ऑर्बिटल्स हमको बनाना है। तो देखिए ये हो गया एक s ऑर्बिटल, फिर 1 2 3 1 2 3 जो है p ऑर्बिटल और उसके बाद जो है 2 d ऑर्बिटल। तो ये हो गया 4s, ये हो गया 4p और ये हो गया 4d ऑर्बिटल। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप देखोगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर भी जो है ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है शो करेगा। तो चलिए देखते हैं अब इसके अंदर जो है किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। तो लेट अस सी, कोबाल्ट के 1 2 3 4 5 ये 5 ऑर्बिटल जो है 3d ऑर्बिटल्स हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एज इट इज़, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स को जो है शिफ्ट नहीं करना है कहीं भी। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर 6 ऑर्बिटल जो है बनाना है जो कि d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने जो है 4d ऑर्बिटल से 2 d ऑर्बिटल यूज़ किया है, अब बाकी बचा 3, तो ये 3 जो है यहाँ पर वैकेंट रहेगा एज इट इज़। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप इसको जो है शो कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास जो है 6 फ्लोरीन है, हर फ्लोरीन तो 6 मल्टीप्लाइड बाय फ्लोरीन एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हर फ्लोरीन जो है अपना अपना 2 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स के अंदर, जिसको आप sp3 d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कह रहे हो। तो हर फ्लोरीन अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है डोनेट करेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डोनेट करेगा। तो 6 फ्लोरीन से आपको टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। लुक हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है। अब इस कॉम्प्लेक्स की जो है कंडीशन आप देखिए कि क्या होगी। तो ये जो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, जिसको आप हाई स्पिन जो है कहोगे, आउटर ऑर्बिटल, और इट इज़ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर आप इसकी जो है अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी करोगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक के आप देखिए 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है अनपेयर्ड दिखते हैं, देयरफॉर इट इज़ पैरामैग्नेटिक। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन का जो बिहेवियर होगा पैरामैग्नेटिक है, जो कि COF6 3- है। दिस कॉम्प्लेक्स इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। चलिए अब हम जो है अगला कॉम्प्लेक्स जो है स्टडी करेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स जो है किस तरह से जो है फॉर्म होगा, और वो है निकेल का कॉम्प्लेक्स। तो ये आपको मिलता है आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसको जो है आप स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, ठीक है। चलिए हम देखते हैं थर्ड जो कॉम्प्लेक्स होगा, दैट इज़ निकेल Cl4 2-। तो NiCl4 2-, ये जो है तीसरा कॉम्प्लेक्स जो है हम स्टडी करेंगे निकेल का, और देखते हैं कि उसके अंदर किस तरह से बॉन्डिंग क्रिएट होती है, कौन से टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है। थर्ड कॉम्प्लेक्स NiCl4 2- आयन, इसका फॉर्मेशन हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो है फॉर्म होगा। अब इसमें आप देखिए कि सेंट्रल मेटल आयन जो निकेल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है +2 है। तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर में इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट इज़ 3d8। तो आप यहाँ पर देखोगे कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो है d ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ देखेंगे हम Ni2 + 3d8 4s0 4p0। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से टाइप का जो है कॉम्प्लेक्स इसमें फॉर्म होने के जो है चांसेस हैं। तो इसमें देखेंगे कि पहले हम जो है d ऑर्बिटल के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो है फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल जो है ये 3d के हो गए। उसके बाद जो है आप देखिए 4s है, उसके बाद 4p। तो 8 इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान रखिए हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है। पहले सिंगल हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा,
फिर इलेक्ट्रॉन बचता है तो पेयरिंग होगी। ये सब चीज़ें आपको जो है प्रीवियसली बताई जा चुकी है, वो सारी चीज़ें जो है आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो है ये Ni2+ के अंदर है। अब इसमें जो है ध्यान रखिए कि 4 जो है आपके पास जो है क्लोराइड आयंस हैं जो एज ए लिगेंड यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें जो है एक बात जो ध्यान रखना है कि द हाइब्रिडाइजेशन स्कीम इज़ द sp3। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन स्कीम जो होगी वो sp3 होगी और इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पर 4s और 4p ऑर्बिटल जो है यहाँ पर वैकेंट अवेलेबल है। तो 1 4s एंड 3 4p ऑर्बिटल्स ये हाइब्रिडाइज होंगे और इस तरह से आपको यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इसको मैं जो है मिला देता हूँ इकट्ठे। तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मुझे मिलते हैं, 1 2 3 4। दीज आर दी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब हमारे पास जो है 4 क्लोरीन है मल्टीप्लाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और वो 8 इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्लोरीन जो है क्या करेगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट मीन्स 1 क्लोरीन विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इनटू ईच ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पहला क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, ये तीसरा क्लोरीन और चौथा क्लोरीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पे डोनेट किया और इस तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। अब आप यहाँ पर जो है इसको देखिए, ये पूरा मॉलिक्यूल जो है कॉम्प्लेक्स आयन बनता है NiCl4 2-। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम देखेंगे तो आपको इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर देखिए 1 2 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है मिल रहे हैं। तो आपको ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स मिलेगा पैरामैग्नेटिक। इसका नेचर जो है पैरामैग्नेटिक है बिकॉज इट कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडेशन पर इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो इस तरह से जो है ये NiCl4 2- कॉम्प्लेक्स हुआ। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जो है कॉम्प्लेक्स हम जो स्टडी करेंगे जो कि NiCl4 2-। तो यहाँ पर जो है आपको क्लोराइड की जगह पर जो है साइनाइड लेना है। ठीक है, तो चलिए चौथा कॉम्प्लेक्स हम इसमें स्टडी करेंगे और उसके अंदर देखते हैं कि किस तरह की जो है बॉन्डिंग हमको मिलती है। तो दिस इज़ 4th कॉम्प्लेक्स आयन NiCN4 2- आयन। तो ये टेट्रासाइनिडो निकेल आयन यहाँ पर है। तो इसके अंदर भी आप देखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इन दिस कॉम्प्लेक्स इज़ +2। तो यहाँ पर जो है निकेल +2 का जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है 3d8, उसके बाद जो है 4 is 0 4p0। इस तरह से जो है कॉम्प्लेक्स को हम जो है शो करेंगे। तो अब यहाँ पर ख़ास तौर से जो है ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी वो sp3 नहीं होगी बल्कि ये हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2। तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पर ये जो है कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि साइनाइड आयन जो होगा वो इनर डी ऑर्बिटल यूज़ करेगा। तो चलिए देखते हैं, पहले हम इसको फिल करते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल जो है डी के हो गए। फिर एक ऑर्बिटल 4s और 3 ऑर्बिटल यहाँ पर जो है 4p के हैं। अब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो आपको शो करना है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो है n-1 डी ऑर्बिटल मीन्स इनर डी ऑर्बिटल जो है ये यूज़ करने वाला है। तो इस एक ऑर्बिटल को आपको जो है खाली करना है, इसको वैकेंट करना है। तो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टू दिस ऑर्बिटल। ठीक है, जब इस पर हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 ऑर्बिटल जो है कम्प्लीटली फिल्ड आपको मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 3d8 कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब यहाँ का एक डी ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और इसी तरह से 2 p ऑर्बिटल के साथ मिलकर ये 4 dsp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगा और एक p ऑर्बिटल जो है यहाँ पर जो है वैकेंट बचेगा, जिसको हम यहाँ पर लेबल कर देते दिस इज़ 4p और ये हो जाएगा dsp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब हमारे पास जो है साइनाइड कितने हैं, 4 साइनाइड आयंस हैं। ये सब के सब जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जो है डोनेट करेंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा और ये हो गया चौथा। तो इस तरह से ये जो है आपको बॉन्डिंग कंडीशन मिलती है। तो ये जो है स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म करेगा। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पर आपको मिलता है ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री मिलेगी। अब आइए इसकी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ देख रहे हो इसके अंदर कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। तो इस तरह से आप देखोगे कि ड्यू टू द
एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिस कॉम्प्लेक्स इज़ डायमैग्नेटिक। तो ये जो है डायमैग्नेटिक नेचर का जो है कॉम्प्लेक्स होगा और ये जो है लो स्पिन जो है कॉम्प्लेक्स आपको जो है मिलेगा जो कि इनर डी ऑर्बिटल जो है यूज़ करता है। तो इस तरह से ये जो है 4 कॉम्प्लेक्स आयन का जो है फॉर्मेशन था। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है किस तरह से अराइज होती है। तो लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा इसको जो है रिवाइज़ कर देता हूँ कि हमने जो है सबसे पहला कॉम्प्लेक्स CONH3 6 कॉम्प्लेक्स देखा, जिसको जो है आप जो है नाम दोगे कि ये जो है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसने यूज़ किया, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और कॉम्प्लेक्स बनता है ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद जो है दूसरा कॉम्प्लेक्स हमने स्टडी किया COF6 3-, इसके अंदर sp3d2 आउटर डी ऑर्बिटल जो इसमें यूज़ हुआ और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन हुई ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, उसके बाद जो हमने देखा NiCl4 2- कॉम्प्लेक्स जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और ये बनाएगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और इसी तरह से लास्ट वाला NiCN4 2- कॉम्प्लेक्स, इसने यूज़ किया DsP2 हाइब्रिडाइजेशन और ये ज्योमेट्री क्रिएट करता है स्क्वायर प्लेनार। तो इस तरह से ये शॉर्ट में जो है आप इस तरह से एब्रीवेटेड इसकी जो है कंडीशन लिख सकते हो। तो बहुत आसानी के साथ आप इसको जो है लिस्ट करके इसकी स्टडी कर सकते हो। तो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरह से अराइज होती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी मेजर्ड बाय द मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स and these results can be used to obtain the information about the number of unpaired electrons and hence the structure adopted by the metal complexes। तो metal complexes के अंदर जैसे भी स्ट्रक्चर आते हैं उसके हिसाब से आप जो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कीजिए और उस पर से जो है आप इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर सकते हो। एंड अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक डेटा ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स of metals of the first transition series reveals some complications for metal ion with up to 3 electrons. The d orbital like Ti3+, D1, V3+, D2, Cr3+, D3. 2 vacant d orbitals are available for octahedral hybridization with 4s and 4p orbitals। अब यहाँ पर आप देखिए कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के जो मेटल आयन्स हम देखेंगे तो इसके अंदर जो हम देखेंगे कि जो d ऑर्बिटल्स यूज़ होते हैं तो टिटेनियम 3+ में जो है आपको D1 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, Ti3+ में D1 कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद जो है वैनेडियम जो है 3+ आप देखोगे तो इसके अंदर जो है D2 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, वैनेडियम 3+ में D2 कॉन्फ़िगरेशन। और इसी तरह से क्रोमियम 3+ में आपको D3 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। और उसके हिसाब से देखा जाए तो आपको इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो कंडीशन मिलेगी तो 2 वैकेंट d ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के साथ जो है आपको मिलेगी, जिसमें आपको s और p ऑर्बिटल के साथ मिक्स करके आपको D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है शो करना पड़ेगी। और इस तरह से ये तीनों टाइप के जो है कॉम्प्लेक्सेस जनरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है फॉर्म करते हैं। तो इसमें जो है ध्यान रखना है कि जो ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं सबके अंदर जो है डिफरेंट नंबर्स में होंगे, तो आप आसानी के साथ जो उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दीज फ्री आयंस एंड देयर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ इज़ सिमिलर। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है नोटिस करना है। एंड व्हेन मोर देन 3d इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ 3d ऑर्बिटल फॉर ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन इज़ नॉट डायरेक्टली अवेलेबल। अगर जो है मोर देन 3 ऑर्बिटल्स जो है या इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो रिक्वायर्ड d ऑर्बिटल्स हमको जो मिलने चाहिए वो यहाँ पर जो है अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि फॉर ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन इट इज़ नॉट डायरेक्टली अवेलेबल एंड दस फॉर D4,
D5U and D6 cases, a vacant pair of d orbitals results only by pairing of 3d electrons। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि आगे जब आप चलते हो D3 के बाद D4, D5U और D6 कॉन्फ़िगरेशन में जब जाते हो तो यहाँ पर जो है आपको जो नंबर ऑफ़ डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो नहीं मिलते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इन ऑर्बिटल्स के अंदर जो है क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रॉन्स की जो है पेयरिंग करना पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को जो है पेयर करना पड़ेगी ताकि आपको डी ऑर्बिटल्स जो है अवेलेबल हो जाएं, जिसकी वजह से आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है इसकी शो कर सको, इसको एक्सप्लेन कर सको। तो D4 के अंदर जो है आपको Cr2+ और Mn3+ मिलेगा, Cr2+ एंड Mn3+। ये जो है D4 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो है कॉम्प्लेक्स आयंस हैं। D5 के अंदर जो है आपको Mn2+ और Fe3+ मिलेगा, Mn2+ एंड Fe3+, ये D5 कॉन्फ़िगरेशन है। और D6 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको मिलेगा Fe2+, Fe2+ और CO3+। ये जो है कॉम्प्लेक्सेस आपको जो है मिलेंगे, कोबाल्ट 3+ और Fe3+। तो इसमें जो है क्या होगा कि vacant pair of d orbital results only by pairing of the 3d electrons which leaves 2, 1 and 0 unpaired electrons respectively। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है 0, 1, 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये रेस्पेक्टिवली जो है यहाँ से जो है रिलीज़ करेगा और इस तरह से आपको जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल, जैसा कि हमने देखा अभी CO3+ वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर कि हमने अगर इनर डी ऑर्बिटल को लेना है जिसमें D2sp3 हाइब्रिडेशन शो करना है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डी के वो अंदर वाले ऑर्बिटल के अंदर जो है पेयरिंग शो करेंगे, जिसकी वजह से 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल जो हमको मिलते हैं। फिर आगे वो 4s और 4p ऑर्बिटल के साथ में हाइब्रिडाइज होकर D2sp3 हाइब्रिडेशन शो करते हैं। तो इसमें एक बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि द मैग्नेटिक डेटा एग्री विद मैक्सिमम स्पिन पेयरिंग इन मेनी केसेस स्पेशली विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग D6 आयंस। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि जो मैग्नेटिक जो डेटा हमको मिलते हैं तो D6 आयंस के अंदर जो है ख़ास तौर से ये जो डेटा होता है इट विल एग्री विद मैक्सिमम स्पिन पेयरिंग इन मेनी केसेस स्पेशली विद कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग D6 आयंस। हाउएवर विद स्पेसीज कंटेनिंग D4 एंड D5 आयंस देयर आर कॉम्प्लिकेशंस। तो यहाँ पर जो आप देखिए कि मैंगनीज का जो एक कॉम्प्लेक्स हम बनाते हैं MnCN6 MnCN6, ये कॉम्प्लेक्स आप देखिए तो MnCN6 इट हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो इस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मिल रही है, जबकि मैंगनीज का ही एक जो है दूसरा कॉम्प्लेक्स अगर आप लेते हो MnCl6 मैंगनीज का ही कॉम्प्लेक्स है, जो आयोनिक चार्जेस वो भी सेम है, नंबर ऑफ लिगेंड भी सेम है, लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे तो दिस हैज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से शो कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो कि MnCN6 के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपको जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मिल रही है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट आपको जो है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मिल रही है। इसी तरह से आप देखोगे कि पैरामैग्नेटिक मोमेंट जो है आपको मिलती है यहाँ पे मैंगनीज की, तो ये चीज़ जो है आसानी के साथ जो है आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से और यहाँ पर आपको 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, तो ये चीज़ जो है आसानी के साथ जो है आप समझ सकते हो, ठीक है। तो MnCN6 हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाइल MnCl6 हैज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नॉट 2, इट हैज़ अ पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको जो है पैरामैग्नेटिज्म मिलेगा और यहाँ पर जो है सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको जो है मिलती है। तो ये जो है डिफ्रेंसिएशन आप जो है ख़ास तौर से ध्यान रखिए, ठीक है। तो MnCN6 हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाइल MnCl6 हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज़ द पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से आप देखिए FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास में है FeCN6।
ये कॉम्प्लेक्स, और इसके साथ में Fe(F6)3-, दोनों के अंदर जो है आप देख रहे हो मेटल आयन आयरन है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि साइनाइड लिगेंड है और यहाँ पर जो है फ्लोराइड लिगेंड है। आयोनिक चार्जेस दोनों के ऊपर जो सेम है। अब यहाँ पर देखोगे कि FeCN6(3-) हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हाइल Fe(F6)3- हैज़ अ पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पर जो है ये डिफरेंस को जो है बहुत आसानी के साथ जो है इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर से इसको जो है डिस्क्राइब कर सकते हो। ज्योमेट्री भले सेम हो जाए, स्ट्रक्चर जो है आपको सेम टाइप की ज्योमेट्री शो करेगा, और नंबर ऑफ़ लिगेंड भी सेम हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ चार्जेस भी इसके ऊपर जो सेम हो सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट जो होगी वो डिफरेंट नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, और वो डिपेंड करता है कि कौन से वेराइटी का, कौन से टाइप का लिगेंड जो है यहाँ पर इसके अंदर जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आप देखोगे कि एक ही मेटल आयन की जो है डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट लिगेंड्स विच आर कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन सेम है, लेकिन लिगेंड डिफरेंट होने की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ आप देखोगे कि COF6(3- इज़ अ पैरामैग्नेटिक विथ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स while CO(C2O4) थ्राइस। अब यहाँ पर देखिए COF6(3-), COF6(3-), और दूसरा जो है ऑक्जेलेट आयन के साथ जो है आप देखोगे CO(C2O4) 3 तो ये ऑक्जेलेट आयन है और ये फ्लोराइड आयन है। दोनों लिगेंड जो डिफरेंट है, कोबाल्ट लेकिन यहाँ पर जो सेम मेटल आयन है, सेम आयोनिक चार्जेस है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि COF6(3- हैज़ अ पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर नॉट 5, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आपको मिलेगा। तो COF6 इज़ पैरामैग्नेटिक विथ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाइल C2O4 3 ये जो कॉम्प्लेक्स है इज़ डायमैग्नेटिक। तो ये होगा डायमैग्नेटिक। तो फिर से आपको मैं ये बात जो है दोबारा बता दूं कि भले ही मेटल सेम है, नंबर ऑफ़ लिगेंड भी सेम है, नंबर ऑफ़ चार्जेस भी सेम है, लेकिन लिगेंड की टाइप डिफरेंट है, तो उस पर से आपको मैग्नेटिक बिहेवियर जो है डिफरेंट मिलेगा। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखिए कि दिस apparent anomaly is explained by valence bond theory in terms of formation of inner orbital and outer orbital coordination entities। जैसा कि अभी हमने इसके पहले कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मेशन के अंदर देखा कि इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन से नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमको जो है समझ में आनी चाहिए कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सी वैरायटी का कॉम्प्लेक्स है, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो उसके ऊपर से हम मैग्नेटिक बिहेवियर जो है बहुत आसानी के साथ डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इस चीज़ को जो है बहुत आसानी के साथ एक्सप्लेन करती है। इसी तरह से MnCN6(3-), FeCN6(3-) and COC2O4(3- are inner orbital complexes having D2sp3 hybridization। कौन कौन से? COF6(3-), इसी तरह से MnCN6(3-). ये तीनों ही कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये सब के सब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं, and these are inner orbital complexes, जिसके अंदर आपको D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। ये 3 एग्जांपल्स आपके पास में है, COF6(3-), COC2O4(3- एंड MnCN6(3-). ये सब के सब जो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है हैविंग द और हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। तो ये जो है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको जो है मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से आप देखोगे कि जो कॉम्प्लेक्सेस आपको मिलते हैं इसके अंदर जो है कुछ पैरामैग्नेटिक है और कुछ डायमैग्नेटिक है।
तो वो पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म जो है आप जो है इसके जो कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसको जो है स्टडी करके आप बहुत आसानी के साथ जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है और कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है डायमैग्नेटिक है। तो ये चीज़ हमको जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर बहुत आसानी के साथ जो है मिल जाएगी। ऑन द अदर हैंड MnCl6 3-, देखो आप कौन कौन से हैं, MnCl6 3-, ये कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह से जो है अगला FeF6 3-, और लास्ट जो है COF6 3-। ये जो कॉम्प्लेक्सेस आप देखोगे तो दिस कॉम्प्लेक्सेस आर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड हैविंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एंड आर पैरामैग्नेटिक। तो ये सब के सब जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिसमें वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहलाएंगे और इनकी हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगी sp3d2 एंड ऑल आर पैरामैग्नेटिक। ये सब के सब जो है पैरामैग्नेटिक जो है कॉम्प्लेक्सेस होंगे। तो इस तरह से आप जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जो है इन सब के फॉर्मेशन को बहुत आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जो है प्रेजेंट होंगे। तो चलिए अब जो है इसका लास्ट टॉपिक हम जो स्टडी करेंगे, दैट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत सारी बातें जो है आप देखोगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो वो सारी चीज़ें जो है इसकी लिमिटेशंस बन जाती है, जिसको आप डीमेरिट्स भी कह सकते हो और इनएडिक्वेंसीज भी कह सकते हो। तो हम इसको नाम देंगे लिमिटेशंस ऑफ वीबी थ्योरी। वीबी थ्योरी मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिमिटेशंस की जगह जो है आप इसको डीमेरिट्स भी कह सकते हो, या फिर आप इसको इनएडिक्वेंसीज भी कह सकते हो। कोई भी नाम से क्वेश्चन जो है आ सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही बन जाएगा कि इसमें से कौन सा जो है लिमिटेशंस ऑफ वीबी थ्योरी नहीं है, या इनमें से जो है कौन सा वीबी थ्योरी का जो है लिमिटेशन होता है। तो 1 2 3 4 जो ऑप्शंस होंगे उसमें से आप जो है करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू अ लार्ज एक्सटेंट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, बट इट सफ़र्स फ्रॉम सम शॉर्ट कमिंग्स, जिसको हम लिमिटेशंस, डीमेरिट्स या इनएडिक्वेंसीज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी है? सबसे पहली, इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ अजम्पशंस। बहुत सारे अजम्पशंस हैं। अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टडी करोगे तो 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे जो अजम्पशंस हैं। इतने सारे अजम्पशंस नहीं होने चाहिए। अगर आप कोई परफेक्ट चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, कोई परफेक्ट चीज़ जो है आप अगर प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई थ्योरी अगर आप जो है बिल्कुल कंसेप्चुअल दे रहे हो, तो वो चीज़ जो है बहुत ही कम अजम्पशंस उसके अंदर होने चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब आप डिटेल में स्टडी करोगे केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में, तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि बहुत सारे अजम्पशंस इसके अंदर जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हैं। तो ये एक इसके जो है लिमिटेशन में आ जाता है। दूसरा, इट डज़ नॉट गिव द क्वान्टिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैग्नेटिक डेटा। मैग्नेटिक डेटा का जो है क्वान्टिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देता है, बस सिर्फ क्या कहता है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो इट इज़ पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट इज़ डायमैग्नेटिक। लेकिन क्वांटिटेटिव जो है इसका जो है कोई एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जो आपको नहीं मिलता है। थर्ड, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो है कलर शो करते हैं। आगे हम इस टॉपिक को जो है स्टडी करने वाले हैं। तो ये कलर वाली जो थ्योरी है या कलर वाला जो कंसेप्ट है, कलर जो है किस तरह से अराइज होता है, क्यों अराइज होता है, क्या क्या फैक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व है, ये चीज़ जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो एक्सप्लेन नहीं करती है। तो पहला हो गया कि इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ अजम्पशंस। उसके बाद जो है इट डज नॉट प्रोवाइड एनी क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैग्नेटिक डेटा। तीसरी जो इसकी जो है लिमिटेशन होती है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसके बाद जो है फोर्थ देखिए, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब आप देखिए कि यहाँ पर
जो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन है मोर देन एक्सपेक्टेड वैलेंसी शो कर रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर जो है थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज़ ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करने में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है फेल है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज़ ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिफ्थ जो लिमिटेशन है दैट इज़ इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस regarding the tetrahedral and square planar structures of 4 coordinate complexes। आपके पास जो है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर्स में 2 टाइप के जो है कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, एक होगा टेट्राहेड्रल और दूसरा मैंने बताया था स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनार। ओके, तो ये 2 टाइप की जो ज्योमेट्री यहाँ पे बन रही है 4 कोऑर्डिनेशंस के लिए, तो इस 4 कोऑर्डिनेशंस की ये जो 2 ज्योमेट्री है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसका एग्जैक्ट प्रेडिक्शन जो है शो नहीं करती है। और लास्ट जो इसका जो लिमिटेशन है दैट इज़ इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सबसे इम्पॉर्टेंट, वीक फील्ड लिगेंड एंड सेकंड वन इज द strong field ligand। What does it actually mean by these two terms? It is not explained by valence bond theory। तो ये चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। अब ये चीज़ आगे आपको दूसरी थ्योरी के अंदर मिलेगी जिसमें क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वीक फील्ड लिगेंड किसको कहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसको कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम जो इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे और वो थ्योरी होगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है इसकी स्प्लिटिंग जो है डी ऑर्बिटल की इसके अंदर होती है। तो ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ में जो है क्या कंडीशन होगी और टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ के अंदर जो है क्या कंडीशन होगी वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, वी स्टॉप हियर।